हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स में थर्ड रिपोर्ट जो है उसके बारे में। थर्ड रिपोर्ट बेस्ड है क्राइसिस मैनेजमेंट पे। प्रेजेंट डे सिचुएशन को देखते हुए ये रिपोर्ट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पूरा वर्ल्ड इस टाइम कोविड पेंडेमिक फेस कर रहा है, तो एक डिज़ास्टर होती क्या है, उसको फेस कैसे किया जा सकता है, या जो डिज़ास्टर की वजह से जितना भी नुकसान होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी हुई हैं। हम डिटेल में देखेंगे इस रिपोर्ट को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। कोई सजेशन है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, और बाकी चैनल पर जाइए, देखिए, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, क्राइसिस मैनेजमेंट। सबसे पहले आप ये समझिए कि क्राइसिस होता क्या है। डिज़ास्टर, क्राइसिस तब होता है जब आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आउटकम क्या होगा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल या अनस्टेबल टाइम है, और वहाँ पर आपको पता नहीं होता कि जो आउटकम निकल के आएगा वो कैसा है। कोविड पेंडेमिक है, सब लोग लगे हुए हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश में हैं कि किस तरीके से हम बच जाएं इस पर्टिकुलर पेंडेमिक से। ये क्या क्राइसिस है। इसमें जो मीनिंग दे रखा है, अनस्टेबल एंड क्रूशियल टाइम और स्टेट ऑफ अफेयर्स विच अ डिसीजिव चेंज इज इम्पीडिंग, स्पेशली वन विद द डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ए हाईली अनडिजायरेबल आउटकम। चेंज आना है डेफिनेटली, और वो चेंज के साथ कुछ अनडिजायरेबल आउटकम्स आएंगे। दैट इज क्राइसिस। अनस्टेबल एंड क्रूशियल टाइम है, उसकी वजह से कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, कुछ चेंज आ रहा है, और वो चेंज आप अपने साथ अनडिज़ायरेबल आउटकम लेकर के आ रहे हैं। अगर हम बात करें पब्लिक पॉलिसी की, तो अगर कोई भी सिचुएशन ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रही है, या थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी, और कॉजिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन टू द नॉर्मल लाइफ, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि क्राइसिस आ चुका है, क्राइसिस सिचुएशन है। और ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल डिज़ास्टर हो वही क्राइसिस हो, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है। सो अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी और कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल लाइफ इज टर्म्ड एज क्राइसिस सिचुएशन। ये एकदम से भी हो सकती है, सडनली, ठीक है, और या फिर होता नहीं कि एकदम से प्रॉब्लम उभर के नहीं आई, कुछ छोटे छोटे इश्यूज हो रहे थे और एकदम वो सब इकट्ठे हो गए और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है, निप्ड इन द बड। निप्ड इन द बड क्या होता है कि ये एक फ्रेज़ है जो यूज़ की जाती है कि हमने कोई प्रॉब्लम थी, जब वो बहुत छोटी प्रॉब्लम थी तब हमने उस इशू से डील नहीं किया, अब वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो एक क्राइसिस बन चुकी है, ठीक है। तो या तो कोई चीज़ सडनली क्रिएट हो रही है, और इट मे बी एन आउटकम ऑफ अ प्रॉब्लम विच वॉज नॉट निप्ड इन द बड। जैसे कि मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया, सडन है, हमें भी पता है, लेकिन हमें ये पता है कि कौन इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने बनाया था, और हमें पता है ये बहुत वीक है, कभी भी गिर सकता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटे छोटे साइन हमें पता चल रहे हैं कि नुकसान पहुंचाएगा, थ्रेट है, लेकिन हम उसको इग्नोर किए जा रहे हैं, और सडनली एक दिन क्या होता है कि वो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो ढह जाता है और बहुत सारे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का वहाँ पर नुकसान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप तैयार रहो, प्रिपेयर्डनेस एंड क्विक रिस्पॉन्स। इससे आप लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हो, आप प्रॉपर्टीज़ भी बचा सकते हो, एंड जो डिसरप्शन हो रहा है उसको कम कर सकते हो। लेकिन आप प्रिपेयर्डनेस एंड क्विक रिस्पॉन्स करोगे कैसे? इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर हमारा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द एंटायर गवर्नमेंटल सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लोकल गवर्नमेंट, ये सब मिल करके काम करें, प्लस सिविल सोसाइटी, ठीक है। ये जब मिल करके काम करेंगे तब क्या कर सकते हो, आप डिज़ास्टर से डील कर सकते हो। द रिस्पॉन्स शुड नॉट ओनली इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल कॉपिंग मैकेनिज्म, लेकिन आपने जो लेटेस्ट आपके पास टेक्नोलॉजी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपने प्लानिंग करनी है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है,
जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जैसे होता है ना कि अगर कोई कोस्टल एरिया पे रह रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो उसको पता है किस तरीके से डील किया जाता है। ट्रेडिशनल कॉपिंग मैकेनिज्म जो है उनको तो फॉलो करना ही करना है, बट साथ में आपने प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर करना है। Cumulative experience of India with crisis management over the year point to an urgent need for putting in place a holistic and effective response mechanism। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। 1999 में ओडिशा में एक साइक्लोन आता है, ठीक है, और वो साइक्लोन की वजह से बहुत सारी लाइफ और मतलब प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इससे सीख लेता है और आज के दिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर ओडिशा एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। ओडिशा एक रोल मॉडल बना हुआ है, राइट। तो वो कैसे हुआ, उन्होंने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से सीख ली, उन्होंने एक अप्रोच ऐसी अपनाई, हॉलिस्टिक एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म अपनाया, ताकि जो होता है ना कि प्रिपेयर रह सके वो सिचुएशन से, क्विक रिस्पॉन्स हो सके, लोगों को जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकाला जा सके, डिसरप्शन कम से कम हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पुराने टाइम में क्या होता था कि हमारे यहाँ अकाल पड़ता था, फेमाइन आती थी, सूखा पड़ता था, तो हमारे यहाँ फेमाइन एंड ड्रॉट कोड्स होते थे। लेकिन प्रेजेंट डे क्या है कि उस टाइम भी क्या है कि बारिश अच्छी हुई तो ठीक है, बारिश अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, आपकी फसल ख़राब हो जाएगी, फेमाइन आ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखे मरेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो इस तरीके की बीमारियां आ रही हैं जो अनसर्टेन हैं, ऐसी डिज़ास्टर्स आ रही हैं जो अनसर्टेन हैं, डिसऑर्डर्स हैं, टर्बुलेंस क्रिएट कर रही हैं। जैसे टेररिज्म, उस टाइम पे टेररिज्म नहीं हुआ करता था इतना ज़्यादा, ठीक है। अब आप देख रहे हो जैसे कोविड पेंडेमिक है, तो ये क्या है, देयर आर मैनी मोर सोर्सेज ऑफ अनसर्टिनिटी, डिसऑर्डर एंड टर्बुलेंस। तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि ये डिसऑर्डर्स आ कैसे रहे, इनकी प्रोसेस क्या है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या करना चाहिए। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है हमारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं इन द टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब कोविड पेंडेमिक है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोगों की हेल्प करेगी ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम, राइट। ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की उनको जॉब नहीं कर पा रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है कि जो वर्कर्स हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम बात करते हैं ना कि स्टेट वर्सेस मार्केट डेवलपमेंट के मामले में, जब हम डिबेट पढ़ते हैं ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कि स्टेट को आगे आना चाहिए कि मार्केट को आगे आना चाहिए, तो हम एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं कि डिज़ास्टर वाली सिचुएशन में जो रोल स्टेट प्ले कर सकता है, जो रोल गवर्नमेंट प्ले कर सकती है, वो आपकी मार्केट फोर्सेस कभी नहीं प्ले कर पाएंगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, ये जो डिसऑर्डर्स, डिज़ास्टर की सिचुएशंस हैं, इनको समझना पड़ेगा और लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी इस डिफ़िकल्ट टाइम में। अब समझते हैं हिस्ट्री ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस हमेशा से आती रही है, डिज़ास्टर हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन हम इनसे डील कैसे करते रहे। जैसे जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कैसे ख़त्म हुई, मतलब कैसे वो धीरे धीरे पीक पे थी, फिर धीरे धीरे कैसे ख़त्म होती है। उसका एक रीज़न बताया जा रहा है कि वहाँ पे शायद कोई नेचुरल डिज़ास्टर आई होगी, फ्लडिंग होगी, अर्थक्वेक, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर थी जिसकी वजह से इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन भी ख़त्म होगी। तो डिज़ास्टर तो पुराने टाइम में भी आते थे। कहते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर एंड क्राइसिस हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जब से सिविलाइजेशन का हमें पता है तब से नेचुरल डिज़ास्टर हम समझ रहे हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का फॉल हुआ, ठीक है, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का फॉल हुआ। दीज आर द टेस्टिमनी टू दिस स्टेटमेंट। पहले क्या होता था, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ वुड लीड टू द रिस्पॉन्स टू क्राइसिस, कि अगर किसी गांव में बाढ़ आ गई तो गांव वाले मिल करके जो है वो क्या करेंगे, इस क्राइसिस से डील कर लेंगे। उसमें क्या होता था, हमारा मेन फोकस इमरजेंसी रिलीफ और इमीडिएट रिहेबिलिटेशन पे होता था। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ कर पाना सोसाइटीज़ अनअफोर्डेबल मानती थी कि फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सूखा पड़ गया, मिल करके डील कर लेंगे, इमरजेंसी रिलीफ देंगे, इमीडिएट रिहेबिलिटेशन होगा, लेकिन इससे ज़्यादा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमने क्या अपनाया,
हमने अपनाया कि पहले डिज़ास्टर आएगी, ठीक है, पहले डिज़ास्टर आएगी फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। यही पुराने टाइम में टेक्निक फॉलो की जाती थी टू डील विद द डिज़ास्टर। अब क्या हुआ, 20th सेंचुरी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। उसमें क्या था कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब अब एक चीज़ दूसरे स्टेट से, दूसरी सोसाइटी से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड ज़रूर है, कोई भी आइसोलेटेड नहीं है, एक्सेप्ट ट्राइबल रीजन वगैरह को आप मतलब एक्सेप्शन मान सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो हमारे सोसाइटी है ना प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर, वो कनेक्टेड ज़रूर है। अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ, अर्बन क्लस्टर्स बनने लगे। पहले तो लोग गाँव में रहते थे, तो गाँव में कितनी आबादी होगी, अर्बन सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग इकट्ठे रहते हैं, तो डिज़ास्टर का जो ख़तरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों ने बहुत ज़्यादा माइग्रेशन करना शुरू किया, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो जो नेचर ऑफ क्राइसिस था वो बढ़ा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड इन कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक जगह जहाँ पर 100 लोग रहते हैं और एक जगह जहाँ पर 1 मिलियन लोग रह रहे हैं, दोनों में से डिज़ास्टर से डील करना कहाँ ईजी होगा, जहाँ पर कम लोग हैं, राइट। तो अर्बनाइजेशन भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन गया। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है कि एक ही एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अर्बनाइजेशन, इससे क्या हुआ, ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। जहाँ तक बात आती है पब्लिक हेल्थ की, वहाँ पर साइंस ने काफ़ी प्रगति की, साइंस काफ़ी आगे लेके गई इस चीज़ को, खास करके एपिडेमिक स्टेट डील करने के लिए, ठीक है। हमने एपिडेमिक्स को कंट्रोल करना सीखा, हमने वायरसेस के नए स्ट्रेन के बारे में स्टडी किया, हमने ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, इन सब के बारे में पढ़ा। बट स्टिल अभी भी आपने एपिडेमिक के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन जैसे अब कोविड-19 आया, ये पैंडेमिक बना, ये क्या है, नए तरीके का वायरस शो करता है, और एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सामने आ रहे हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट हैं। आपने सालों की रिसर्च के बाद कोई दवाई बनाई और जिन चीज़ों से डील करने के लिए आपने वो दवाई बनाई थी, अब क्या है, वो इनइफेक्टिव होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने ड्रग के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट बना लिया। इससे क्या हुआ, नए तरीके के ग्लोबल पेंडेमिक देखने को मिल रहे हैं, डेडली डिजीज सामने आ रहे हैं। दूसरा, पहले लड़ाइयाँ होती थी पुराने ज़माने में, अब वॉर नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉर हैज़ डिक्लाइंड। लेकिन मॉडर्न वेपन सामने आ गए हैं, मास अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया है। इससे क्या हुआ, ह्यूमन क्राइसिस या जो आपका क्राइसिस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट डे अगर कहीं पे लड़ाई हो जाती है, तो आपको क्या लगता है उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कितना सीवियर होगा। तो ये किसकी देन है, मॉडर्न वेपन्स एंड मास अर्बनाइजेशन की देन है। देन नए तरीके का एक और क्राइसिस है, एक तरीके का डिज़ास्टर है, वो था टेररिज्म। टेररिज्म है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। टेररिज्म की एक चीज़ ये है कि ये ज़्यादा ज़िंदगियों को नुकसान नहीं पहुंचाता, मतलब आप मेरी बात को नेगेटिव तरीके से नहीं, सही से समझिए। लेकिन टेररिज्म आपके मन में जो डर क्रिएट करता है ना, जो वो अथॉरिटी को चैलेंज देता है, जो वो डर क्रिएट करता है, वो तरीका हमेशा नुकसान करता है। इसीलिए टेररिज्म को एक थ्रेट माना जाता है, इसीलिए टेररिज्म को डील करने के लिए प्रायोरिटी दी जाती है ऑन द ग्लोबल लेवल। शायद एक्सीडेंट वगैरह से ज़्यादा लोग मरते हैं एज़ कम्पेयर टू टेररिज्म या टेररिस्ट अटैक, बट जो वो जो टेरर है ना, कि कुछ लोग अपनी बातें मनवाने के लिए अथॉरिटी का यूज़ कर रहे हैं, अथॉरिटी पे प्रेशर डाल रहे हैं, वो टेररिज्म का यूज़ कर रहे हैं। वो दूसरे जो उनके साथ वाले बंदे हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, अदर ह्यूमन बीइंग हैं, उनको एज ए मतलब एज ए वेपन यूज़ कर रहे हैं वो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। सो दैट हैज़ लेड टू न्यू टाइप ऑफ क्राइसिस। इससे क्या हुआ, दूसरा ये कि आज के दिन हम सब कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंप्यूटर नेटवर्क है। लेकिन अब कोई वायरस अटैक हो जाता है तो आपको क्या लगता है,
अब रिसेंटली क्या हुआ था कि आपने, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो वायरस अटैक के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही थी, जैसे रशिया ने अटैक किया था। इसके अलावा चाइनीज़ वायरस जो हैकर्स थे उन्होंने इंडिया के ऊपर हमारे जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं मुंबई के अंदर, उसमें काफ़ी इशू आया था। ठीक है, तो अभी क्या है, प्रेजेंट जो कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क है, अगर उसके ऊपर कोई भी मतलब अटैक कर देता है तो क्या होगा, डेफिनेटली पूरा क्राइसिस क्रिएट होगा। एंड अदर देन दैट फिनोमिना लाइक मॉडर्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ट्रांसनेशनल माइग्रेशंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इससे क्या हुआ कि हमारी क्राइसिस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। चाइना से एक वायरस फैला, आज वो दुनिया के हर देश तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि एक तो माइग्रेशंस हो रही है, मतलब आप चाइना जा रहे हो, चाइना से लोग आ रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट है आप, वहाँ पे चाइना से आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं। ये क्या है, यही रीज़न बनते हैं जो क्राइसिस की सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती जाती है, और भी ज़्यादा सीवियर होती जा रही है। टाइप्स ऑफ क्राइसिस में कुछ ऐसे क्राइसिस होते हैं जो कि नेचुरल हैं, जैसे क्लाइमेटिक इवेंट्स हो गए, साइक्लोन्स आ गए, स्टॉर्म्स आ गए, फ्लड, ड्रोट। दूसरा, जियोलॉजिकल इवेंट्स जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस आ गए, तो ये तो हुए नेचुरल। दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल, ठीक है, जैसे पॉल्यूशन की वजह से होते हैं, जनरली जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। देन आता है कॉज्ड बाय एक्सीडेंट्स, एनवायरमेंटल, देन क्राइसिस कॉज्ड बाय एक्सीडेंट्स, जैसे इंडस्ट्रियल या न्यूक्लियर मिसहैपनिंग हुई, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। देन क्राइसिस कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटी, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, पैंडेमिक, एपिडेमिक, ये प्रेजेंट डे कोविड आपका। देन हॉस्टाइल एलिमेंट्स की वजह से वॉर, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी। देन क्या होता है कि हमारी जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होती है उनका फेलियर होना, जैसे हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया, लार्ज स्केल स्ट्राइक्स हो रही हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका है भगदड़ मच गई, क्राउड्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, उससे भी क्या है, क्राइसिस क्रिएट होता है। देन हम क्राइसिस की इंटेंसिटी और कितने एरिया को वो इम्पैक्ट कर रही है उसके हिसाब से हम उसको लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं। देन जिस तरीके की क्राइसिस होगी उसी तरीके का रिस्पॉन्स होगा। अब पैंडेमिक है तो रिस्पॉन्स भी वैसा ही चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट सामने आती है, जब कोई बहुत बड़ी डिज़ास्टर होती है ना, तब यूनियन गवर्नमेंट सामने आएगी और वो किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराती है, खास करके फाइनेंशियल, मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स के मामले में सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। देन जब कोई भी क्राइसिस सिचुएशन नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है तब भी वहाँ पर नेशनल लेवल रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ। देन पहले क्या होता था कि एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया, सुसाइडल अटैक करने की कोशिश की गई कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, या फिर जैसे मॉल वगैरह हो गया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई पर्सन गया, उसने यहाँ पर जा कर के बॉम्ब बांध रखा था, वो बॉम्ब फटा, वो खुद तो मरा लेकिन साथ में वो लोगों को भी लेके मरा, सुसाइडल अटैक, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट अपना ध्यान रखती है, या मतलब नेशनल गवर्नमेंट इन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करती है, ठीक है, और इसमें नेशनल इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। देन एक चीज़ और, कोई भी क्राइसिस एकदम से नहीं आती, इवन अर्थक्वेक भी आता है तो सडनली नहीं होता कि एकदम से ही अर्थक्वेक आ गया, उससे पहले छोटे छोटे साइन ज़रूर मिलते हैं, लेकिन ऑफन, ठीक है, हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, क्राइसिस डज नॉट एमर्ज सडनली। अभी मान लीजिए ये हमारा कोस्टल रीजन है, यहाँ पे कोई तूफ़ान आगे बढ़ रहा है, या फिर यहाँ पे कोई तूफ़ान आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें पता होता है ना कि तूफ़ान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वैसा ही आपके क्राइसिस की सिचुएशन में है कि कोविड बढ़ रहा है, चाइना में फैल चुका है, बाकी कंट्रीज़ में भी फैल चुका है, तो इंडिया में भी आएगा, एकदम से तो नहीं हुआ ना सडनली।
इट हैज़ अ लाइफ साइकिल विच मे टेक डेज, मंथ्स और इवन डेकेड्स टू डेवलप डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉजेटिव फैक्टर्स। एक क्राइसिस को डेवलप होने में टाइम लगता है, कुछ दिन भी, कुछ घंटे भी, कुछ मंथ्स भी, कुछ डेकेड्स भी लग जाते हैं। अ क्राइसिस देयरफॉर नीड टू बी एग्जामिन इन टर्म्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट साइकिल। इससे क्या होगा, हम क्राइसिस को एंटिसिपेट कर पाएंगे, हम प्रिवेंट कर पाएंगे उनको, हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो इस लाइफ साइकिल को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्राइसिस होता है उसकी लाइफ साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट फेज़ होते हैं। एक क्राइसिस आने से पहले, एक ड्यूरिंग क्राइसिस, एक पोस्ट क्राइसिस। जब पता चल गया कि चाइना में वायरस फैला है, इंडिया में अभी तक केसेस नहीं आए हैं लेकिन चाइना में वो फैल चुका है, तो आप इंडिया में क्या स्टेप ले सकते हो, दैट इज़ प्री क्राइसिस। इंडिया में केसेस आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है, अब आपको हैंडल करना है, तो आप क्या स्टेप लोगे। अब मान लीजिए कोरोना ख़त्म हो चुका है, कोविड ख़त्म हो चुका है प्रॉपर, तो बाकी के जो बचा खुचा है ना, उसको आप कैसे समेटोगे, कैसे आप उसको इम्प्रूव करोगे। जो आपकी इकोनॉमी ख़तरे में आ चुकी है, जो लोगों की ज़िंदगी चली गई है, उनको आप कैसे मतलब सही ट्रैक पे लेकर के आओगे लाइफ को, वो ज़रूरी है। तो 3 फेज़ में है ये। सबसे पहला फेज़ क्या होता है, प्री क्राइसिस, जिसमें आप प्रिपेयर करना है आपने और रिस्क मैनेजमेंट आपने इंश्योर करनी है। इसमें पोटेंशियल हैज़र्ड रिस्क को असेस किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना खतरा हो सकता है, एंड उसके अनुसार जो है स्टेप्स लिए जाते हैं। ये प्रिपेयर्डनेस है, प्रिपेयर कर लो आप अपने आप को। इसमें 2 तरीके के स्टेप्स लिए जाएंगे, एक होगा लॉन्ग टर्म और दूसरा होगा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जैसे मान लीजिए फ्लडिंग, ये कोई रिवर जा रही थी, अब ये पता है कि फ्लडिंग आती है इससे हर साल, तो आपने क्या किया, यहाँ पर उसके किनारे जो थे वो ठीक कर दिए। देन इरिगेशन फैसिलिटीज़, अडॉप्टिंग वाटरशेड मैनेजमेंट, ड्रॉट प्रूफिंग, इंक्रीजिंग प्लांटेशन, या आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो। बात अर्थक्वेक की आती है तो आप रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर जो वो वेरी करेंगे क्राइसिस टू क्राइसिस। अब ये चीज़ें कोविड क्राइसिस में तो काम नहीं आ सकती ना। देन शॉर्ट टर्म मेजर्स आएंगे, उसमें क्या होगा कि हमने कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने जो आपको इम्प्लीमेंट करते ही आपको रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाए। जैसे हमने बिल्डिंग कोड्स बनाए, उनको बेटर वे में इन्फोर्स किया। देन हमने मान लीजिए फ्लड आती है साल दर साल, तो बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाया। लोगों में अवेयरनेस एंड पब्लिक एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चाहे किसी भी टाइप का हैज़र्ड हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अवेयर हों और पब्लिक को पता हो कैसे डील करना है। देन ड्यूरिंग फेज़ 2 क्या करना है आपने, ड्यूरिंग क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इसमें स्पीडी रिस्पॉन्स चाहिए आपको, ताकि आप जो आपका नुकसान होने वाला है, लॉस जो होने वाला है, उसको मिनिमाइज़ कर सको। तो इसमें कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे उन लोगों को वहाँ से निकालना है, इवैक्यूएट करना है, कुछ जो गुम हो गए उनको सर्च करना है, रेस्क्यू करना है, ठीक है। फ्लड आई कहाँ पे, अर्थक्वेक आया, तो लोगों को तो सबसे पहले उस जगह से बाहर निकालो, कहीं पे लेके जाओ, वहाँ पर फिर उनको बेसिक नीड्स दो, उनको फूड दो, ठीक है, उनको क्लोथिंग दो, शेल्टर, मेडिसिन्स, बाकी नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कराओ। और फिर बाद में जब नॉर्मल हो जाए सिचुएशन तो इनको वापस से अपना सेटल करने की कोशिश करो। देन पोस्ट क्राइसिस में क्या आता है, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन में। ये पोस्ट क्राइसिस है, ये तो ड्यूरिंग क्राइसिस हमने पढ़ा जो था ना, वापस जा करके कि वो अपना घर वगैरह बनाए, जो लॉस हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो बचा है उसको तो रिकवर करना है, उसको तो मतलब मेंटेन करना है। फिर आता है रिकवरी। रिकवरी में क्या करना है आपने अर्ली रिकवरी करनी है और बाकी के जो फ्यूचर रिस्क है उनको रिड्यूस करना है। तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें 2 और फेजेस आते हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन। रिहैबिलिटेशन में क्या है, एक बार फिर आपको टेम्परेरी प्रोविजंस देना है, टेम्परेरी आपने पब्लिक यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी। लॉन्ग टर्म, जैसे यहाँ पर कोई डिज़ास्टर आई थी और लोगों को आपने टेम्परेरी यहाँ पर शिफ्ट किया, उनको घर वगैरह बना करके दिए, टेंट वगैरह बना करके दिए, टेम्परेरी पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइड कराई, ताकि वो यहाँ पे इतने क्या हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन चल रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको दोबारा बनाया जा रहा है, रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग वापस से आकर के एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें, ठीक है। तो ये आपका आता है पोस्ट क्राइसिस पीरियड। सेम वही, ये भी क्राइसिस टू क्राइसिस डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ जो ये तीनों जो फेज़ है ना, ये नेचुरल क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा
मतलब रेलिवेंट हैं।